बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ और वज़ीर आज़म ने गाइडलाइन दी कि अपोजिशन को टफ टाइम दिया जाए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी मौत आप मर चुकी है, जबकि दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान को बहुत से लोगों ने कहा कि पीडीएम में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, आप उसकी तस्दीक कर दें। मौलाना कहते हैं कि इख्तलाफात की बातें सफ़ेद झूठ हैं, लेकिन क्या वो वाकई झूठ हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बेशतर जगहों पर उसमें शिरकत क्यों नहीं करते? ये एक सवालिया निशान है जिसका जवाब देने को कोई इस वक्त तैयार नहीं है। हुकूमती तर्जुमानों को गाइडलाइन नहीं क्या मिली है? हुकूमती इकदामात अपोजिशन के खिलाफ क्या होंगे और अपोजिशन का एक्ट क्या होगा? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फारूक हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब, पीडीएम को जो मर्जी कहा जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले लें, रैलियां ले लें, उनके इजलास ले लें, किसी ना किसी हद तक तो वो हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं, चाहे चैनल स्क्रीन पे ही दे रहे हों। लेकिन क्या आपको बहावलपुर की जो रैली है, जो जलसे में तब्दील हो गई, उससे भी कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये मूवमेंट अपनी बना लेंगे? देखें, बात ये है कि ये जो है ना, भाटी लोहारी की तंग गलियों में जलसे करने वाले लोग हैं, बल्कि जलसियां करने वाले लोग हैं। खुले मैदानों में तो इनसे जलसे होते नहीं है। अब कल ये भावलपुर गए थे, तो भावलपुर में भाई हमने भावलपुर के क्रिकेट स्टेडियम को खचाखच भरा हुआ है, बाहर तक लोग थे। ये अब गली मोहल्लों के अंदर जो है वो अपना पीडीएम का इन्होंने जो है वो तमाशा लगाया हुआ है। असल हुकूमत को ये टफ टाइम नहीं दे रहे, बल्कि पीडीएम ही एक दूसरे को टफ टाइम दे रही है। अब आप देखें ना कि फजलुर रहमान जो है वो लाड़काना नहीं पहुंचे, बिलावल जो है वो ना मर्दान गए कल, ना वो बहावलपुर गए। अब एक दूसरे के रैलियों जलसों में नहीं जा रहे। और फिर आप ये देखें कि कितना बड़ा जो है वो रिवर्स गियर लगाया इन्होंने। 8 दिसंबर को पीडीएम का इजलास होता है कि 31 दिसंबर को इस्तीफे जमा करवा देंगे, हम इस्तीफों से पीछे नहीं हटेंगे। और आप इनके कोलो फेल का तजाद देख लें, दोहरा म्यार देख लें कि एक तरफ कहते थे हमने इस्तीफे देने हैं, अब इस्तीफे भी नहीं आ रहे, बल्कि अब ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, बल्कि अब सेनेट के इंतखाबात का हिस्सा बनने जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी हमें पता नहीं था, हम ये समझ रहे थे कि इस्तीफे देंगे तो सेनेट का इंतखाब नहीं होगा। जी राना साहब, आप इस मुल्क, इस सूबे के पंजाब के वजीर कानून रह चुके हैं कि जिसको इस बुनियादी कानून का नहीं पता था। जो एतजाज अहसन साहब इनको समझा रहे थे, इनको मुफ्त की ट्यूशन दे रहे थे, ये उस ट्यूशन को लेने को तैयार नहीं है। चले, इनको समझ आ गई, लेकिन मसला ये है कि ये शिकस्त खुर्दा अपोजिशन है। इनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। 1 पॉइंट एजेंडा है अबू बचाओ मुहिम, 1 पॉइंट एजेंडा है एनआरओ लेना, 1 पॉइंट एजेंडा है एहतसाब के इदारे को ताले लगवाना। और उसका वादे सबूत वो 34 जो नुकात की तरामीम है, जो ये नैब ऑर्डिनेंस में फैटफ बिल के दौरान जो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, उसमें ये मंजूर करवाना चाहते थे। अब मुझे आप ये बता दें कि पीडीएम जो है वो इतनी अवामी है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो 5 साल नून लीग की हुकूमत के अंदर कितने बहरान आए 2013 से 2018 में। इस मुल्क की एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई, इस मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं थी, इस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट $2 अरब से $20 अरब पे पहुंच गया। पीपल्स पार्टी ने जो है वो कोई एहतजाज नहीं किया, कोई लॉन्ग मार्च इनके खिलाफ नहीं किया। इवन पीपल्स पार्टी पनामा का जो वादे केस था, ओपन एंड शट केस था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में आगे पार्टी बनने को तैयार नहीं थी। इसी तरीके से पीएमएलएन ने 2008-2013 में कोई एहतजाज नहीं किया। फजलुर रहमान ने वादे कहा कि 2013 के इंतखाबात में धांधली हुई। जरदारी ने कहा आरओ इलेक्शन है, लेकिन किसी को कश्मीर कमेटी मिल गई, किसी को मुफ्त के जवाब दीजिएगा, इख्तियार में हिस्सा मिल गया, कोई एहतजाज नहीं हुआ। फरूक हबीब साहब, इन 2 सवालात का जवाब दीजिएगा। अगर हुकूमत परेशान नहीं है तो रोजाना तर्जमानों की मीटिंग बुलाना और उसके बाद तर्जमानों का सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये क्या वजह है? और दूसरी, अगर ये अपोजिशन जो है, मुत्तहिदा अपोजिशन जैसी भी है, अगर ये आपके खिलाफ अदम एतमाद लेने जाती है, लेकर आती है, और इनका दावा है कि इन्होंने आपके कुछ इत्तेहादी भी तोड़ने हैं और आपके अंदर भी कोई गैप डालना है, तो इसके मुकाबले में आपने क्या कोई इनके अंदर तोड़ फोड़ की है? देखें, बात यह है राणा साहब, आप बहुत पुराने जो हैं वो सहाफ़त के तौर के ऊपर सियासी जो जदोजहदें हैं उनको आप कवर कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि इन्होंने हमारे अंदर क्या तोड़ फोड़ करनी है? 4 तो जो है वो 0 के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान के आउट हो गए हैं। इसी तरीके से जो है वो नून लीग का जो पंजाब में हशर नशर है वो आपके सामने है। इसी तरीके से आप ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ था तो इनके 14 लोग गायब हो गए थे। फैटफ बिल के दौरान वोटिंग होनी थी, इनके 35 लोग गायब थे। तो ये क्या जो है वो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएंगे? इनके अपनी पार्टी के लोग इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे।
आप देखें ना, मरियम नवाज ने वाज़ेह अहकाम दिए, जाओ इस्तीफे इनके मुंह पे मारो, यही बात की थी। अब मुझे आप बताएं वो कहाँ हैं दो लोग, वो अपने इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर करवाने आ रहे, वो क्यों भाग गए हैं, दुम दबा के भाग गए हैं। एक तो मरियम बीबी के जो है वो रिश्ते के अंदर जेठ हैं, कैप्टन सफदर के बड़े भाई हैं, अब्बासी साहब उनके डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, वो क्यों भाग गए हैं? भाई आए ना, आप इस्तीफे मंजूर करवा लें। मसला सिर्फ और सिर्फ इनका ये है कि ये जो बड़ा बोल बोलते हैं, उस बड़े बोल के आए रोज जो है इनकी पार्टी कमजोर होती जा रही है। मरियम नवाज के बयानिए के साथ इनकी पार्टी के लोग नहीं खड़े, नवाज शरीफ के रियासत के खिलाफ बयानिए के ऊपर जो है वो इनके लोग साथ नहीं खड़े, तो ये हमारे ऊपर क्या तोड़फोड़ करेंगे? हबीब साहब, आजकल सेनेट के इजलासों में बात हो रही है नैब के ऊपर और नैब की कार्रवाइयों के ऊपर। आज भी सलीम मांडवीवाला काफी बोले हैं, उनके रिबटल में वलीद इकबाल साहब ने भी काफी गुफ्तगू की है। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में क्या अपोजिशन और हुकूमत नैब के मामले पे एक पेज पे आ सकते हैं? देखिए, बात यह है, थोड़ी हिस्ट्री बयान करना बड़ी जरूरी है। मसला यह है कि 1997 के अंदर पहले ये नैब एहतसाब का इदारा होता था, फिर पीपल्स नून लीग के दौर में भी एहतसाब का इदारा रहा, फिर 10 साल इनकी हुकूमत रही, 18वीं तरमीम हो गई, नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की शिक की राह हमवार हो गई, 52B की शिक खत्म हो गई, सूबों को जो है वो पावर्स डिवॉल्व कर दी गई। तो ये नैब का कानून इतना काला कानून था, इतना तंग थे, तो दोनों पार्टीज इसको मिलकर चेंज कर लेते। 10 साल में इन्होंने नहीं चेंज किया। नैब के कवानीन पूरी दुनिया के अंदर नैब के इदारे मौजूद हैं। ये हमारी इंटरनेशनल UN की बाइंडिंग है कि करप्शन के खिलाफ हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई इदारा होना है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ नैब काम कर रहा है। अब आप देख लें कि इनके दौरे हुकूमत में पिछले 10 साल में नैब ने सिर्फ 206 अरब रुपया रिकवर किया है। पिछले 2 साल के अंदर नैब ने 400 अरब रुपया रिकवर कर लिया है। एंटी करप्शन पंजाब राणा साहब को पता है कि पिछली बारी जो है वो एंटी करप्शन का 2 अरब का साल का बजट है, और पिछले नून लीग के 5 साल दौर के अंदर 2-3 अरब रिकवर हुआ। हमारी हुकूमत के 2 साल के अंदर जो है वो एंटी करप्शन ने 200 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो रिकवरी की है। तो मामला ये है कि करप्शन के खिलाफ तो ये खुद उसका हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है। अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि सिर्फ नैब वाले और एंटी करप्शन वाले जो है इदारे को बंद कर दें। फरख हबीब साहब, अपोजिशन ये इल्जाम लगाती है कि सिर्फ नैब और एंटी करप्शन उनके बंदों को पकड़ती है, हुकूमती अफराद की तरफ नहीं जाती। उनकी इंक्वायरियां भी लगी हुई हैं, लेकिन उनको नहीं पकड़ा जाता। देखें, हमारा ये यकीन है, देखें ये इदारे हैं, ये पार्लियामेंट के एक्ट के तहत नैब जो है वो बनाया है, ये एक आज़ाद इदारा है। नैब ने अपना फैसला करना है कि उसने किस केस को किस तरह लेके आगे चलना है, और हमने नैब ने किसी की ख्वाहिशात के ऊपर तो नहीं चलना। हमारे लोग भी पकड़े गए, आपके इल्म में हमारे लोग नहीं गिरफ्तार हुए, पकड़े नहीं, इंक्वायरियां फेस करें। मुझे आप बताएं ना, लोगों को छोड़ें, इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, उनके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया, सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लेके गए, 40 साल कमाई का इमरान खान ने अपनी एक एक पाई का हिसाब दिया, 60 डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। इन्होंने क्या दिया था? एक कतरी खत दिया था। ना ये फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद अपना वहां पर कोई जवाब जमा करवाते हैं, ना ही जो है ये एहतसाब अदालतों में पेश होते हैं, ना ये नैब के सामने पेश होते हैं, बल्कि इदारों के बाहर धरना देने की बात करते हैं। तो क्या ये इस मुल्क के कानून और आइन से ये बालातर है? ये क्या आसमान से उतरी हुई जो है वो होली का है? उस हवाले से तो ऑपोजिशन ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने जाएंगे। अगर वो धरना दे देती है तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखें, बात यह है कि कभी ये इस्तीफे देने जाते हैं, कभी ये इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने जाते हैं, ये हुकूमत गिराने आते आते अब ये इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंच गए हैं। भाई आप जाएं, इलेक्शन कमीशन के बाहर जरूर जाएं, इलेक्शन कमीशन भी आपको बुला रहा है, आप जाएं। मुझे उम्मीद है कि जब आप जाएंगे, नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब जो इनकी पार्टी अकाउंट्स की तफसीलात हैं वो भी इलेक्शन कमीशन में लेके जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी बताएगी कि मार्क सीगल के साथ मिलकर अमेरिका में ये क्या करते रहे हैं, जिसके आसिफ अली जरदारी प्रिंसिपल एजेंट हैं। ये जो यूके के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निकल आई है PMLN की, जो किसी भी शख्स के साथ कारोबार कर सकती है, किसी भी मायदे का हिस्सा बन सकता है। आपने कभी सुना है कोई सियासी जमात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है? कोई सियासी जमात कारोबार करती है, यानी चावल बेच सकती है, पापड़ बेच सकती है, गंदम बेच सकती है, कपड़ा बेच सकती है, बेडशीटें बेच सकती है। इस किस्म का कारोबार जो है वो लंदन में शुरू किया हुआ है इन्होंने। तो इनको तो अपना जवाब देना है, ये उसका जवाब दें, इलेक्शन कमीशन में जाएं। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला है, वो PMLN UK के नाम से है, PMLN UK के नाम से रजिस्टर्ड है, और जुबैर गुल साहब उसे चला रहे हैं। वहां पे जुबैर गुल का नाम ढका छुपा तो नहीं है किसी से, सबको पता है उसका। इसी तरीके से PMLN USA LLC भी रजिस्टर्ड है इनकी। तो बेशुमार इनको अपने मामलात इनके साफ नहीं है।
फरूख हबीब साहब, अपोजिशन ने जो तब्दीली है उसको तबाही से तशबीह दी और हुकूमत ने पीडीएम को सर्कस से तशबीह दिया। अब बयान दर बयान, दलाइल रद्दुल दलाइल, ये सिर्फ टीवी स्क्रीन्स और एहतजाजी धरनों तक महदूद रह गए। पार्लियामेंट का फॉरम जो है वो खाली हो चुका है। पार्लियामेंट में वापसी कब तक हो सकती है? देखिए, पार्लियामेंट का तो मैं समझ रहा हूं कि पार्लियामेंट में वापसी जरूरी है। अगर ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट को इज्जत देनी है, और ये बात क्या करते कहते हैं कि हम तो इलेक्शन में धांधली के खिलाफ निकले हैं। भाई, आप अगर इतनी संजीदा हैं तो आए ना, इलेक्शन रिफॉर्म्स तो फिर पार्लियामेंट के अंदर होंगी, या आपको जिस चीज से भी इशू है तो उसका मेन फोरम तो जो है वो पार्लियामेंट है ना। वजीर आजम तो पहले कह चुके हैं कि पार्लियामेंट में ही आकर जो है वो डिस्कशन हो सकती है, डायलॉग भी पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है। अब अगर तबाही की बात करेंगे तो तबाही तो अपोजिशन के करप्शन के कारोबार की हुई है। तबाही तो जो है वो अपोजिशन की आवाम के अंदर हुई है, आवाम के अंदर उनकी मकबूलियत की तबाही हुई है। तबाही तो उनकी हुई है जो इस मुल्क से भागे हुए हैं। सागदार भागा हुआ है, नवाज शरीफ भागा हुआ है, उनके बच्चे भागे हुए हैं, सलमान शहबाज भागा हुआ है। अब मसला ये है कि अगर उस तबाही जो इन्होंने पाकिस्तान के इदारों की है, कौमी खजाने की है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए की है, अब अगर उसका इनसे जवाब को पूछता है तो ये कहते हैं उसका जवाब ना पूछें, आप हमें एनआरओ दें। साहब, पार्लियामेंट का इजलास होना बड़ा जरूरी है और पार्लियामेंट का कारोबार चलना बड़ा जरूरी है। अगर अपोजिशन नहीं आ रही तो क्या ये पार्लियामेंट का इजलास नहीं होगा? तो क्या ये हुकूमत की भी नाकामी नहीं होगी? नहीं, देखें, पार्लियामेंट का इजलास बिल्कुल हो सकता है। आइन के तहत, कानून के तहत इजलास हो सकता है। यकीनन मेरे हिसाब से ये पिछले दिनों कोरोना के हवाले से कुछ मसाइल थे, तो यकीनन इसके ऊपर जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली भी और सदर पाकिस्तान जिन्होंने इजलास कॉल करना होता है, और यकीनन वो भी जो है वो इसके ऊपर जल्द इजलास बुलाएंगे और आप देखेंगे कि पार्लियामान जो है वो अपनी आवाम के लिए अच्छे फैसले करेगी और पार्लियामेंट का इजलास आपको होता हुआ नजर आएगा। फरूख हबीब साहब, मरियम साहिबा जो हैं उन्होंने बेल ली अपने वालिद की सेहत के हवाले से कि मियाँ साहब की सेहत ठीक नहीं है, उन्हें बेल मिल गई। हुकूमत ने भी मुखालफत ना की इंसानी हमदर्दी की बिना पर। अब तो उनके वालिद साहब भी ठीक ठाक है, आप भी सब कहते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं। मरियम साहिबा दारों के खिलाफ भी तनकीद करती हैं, मरियम साहिबा जलसे जुलूस भी कर रही है, हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बना रही है। तो हुकूमत उनके खिलाफ उनकी बेल कैंसिल कराने के लिए क्यों नहीं जा रही? देखिए, बात यह है वो केस हुकूमत का फाइल किया हुआ नहीं है, केस जो है वो नैब का फाइल किया हुआ है, और नैब के केस में ही उनको सजा हुई है उनके वालिद के साथ, और उसी केस की बुनियाद के ऊपर जो है उनको बेल भी मिली। वो तो जेल में थी, और मैं समझता हूं कि अब इसके ऊपर नैब को फैसला करना है, और नैब भी तमाम चीज़ों को देख रहा है। और यकीनन जो है मैं ये समझता हूं कि जब नैब ने उनको बुलाया चौधरी शुगर मिल केस के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, और आपने देखा कि वहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट वाली तारीख दोहराई कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, इसी तरह पाकिस्तान के पार्लियामेंट का एक एक्ट के जरिए बनाए हुए इदारे के ऊपर जो है वो हमला किया गया कि हम अनटचेबल हैं, हमारे ऊपर जो है वो कोई हमसे बुला के पूछगिछ नहीं कर सकता। तो भाई, ये पूछगिछ पूरी दुनिया के अंदर होती है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जो आज तरक्की याफ्ता है, वहां पर करप्शन को एक बहुत बड़ी बुराई समझा जाता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर ही ये कहते हैं कि नहीं, करप्शन तो कोई चीज नहीं है, खाता है तो लगाता भी है। इस किस्म की तो इन्होंने इस हमारे लोगों के अंदर ये मैसेजिंग इन्होंने की हुई है। पहली बार है इनको नकेल पड़ी है, पहली बार है कि वजीर आज़म इमरान खान चूंकि खुद करप्ट नहीं है, उनकी कोई फाइलें नहीं है, उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, तो वो इनको एनआरओ नहीं दे रहे, वरना पीपल्स पार्टी के ऊपर भी केसेस है, नून पर भी केसेस है, दोनों एक दूसरे को एनआरओ दे देते थे। इसी वजह से जो है बहावलपुर में पीडीएम ने ये मौकिफ अपनाया है। बयानी में कुछ बदलाव जरूर आया है, आवाम को समझाने के लिए महंगाई को अब टारगेट किया जा रहा है। वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही। मैं नाकामी की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये पूछता हूं कि महंगाई कंट्रोल करने में मौजूदा हुकूमत किस हद तक कामयाब रही। और 18वीं तरमीम की भी बात हुई है, पीपीए कहती है कि 18वीं तरमीम में रद्दोबदल नहीं करनी। देखें, पीएमएलएन के पहले 2 साल के अंदर महंगाई की फिगर थी 11%, पीपल्स पार्टी की फीसद 24% थी, और इस साल का जो मैं आपको फिगर्स दे देता हूं, फैक्ट्स कोट कर रहा हूं आपको, कि अभी जो पिछले हफ्ते जो अभी आया महंगाई का इंडेक्स आया है, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो हमारे लोगों की खाने पीने के शेयर में उसकी बात कर रहा हूं, वो 8% पे आ गई है, यानी 9% थी, उससे भी कम हुई है। चीनी की कीमतें जो हैं वो 110 रुपए से वापस 70-75 रुपए के ऊपर आ गई हैं। आटे की कीमतें नहीं बढ़ रही, आटे की सप्लाई जो है वो मार्केट के अंदर बढ़ गई है। चीनी की कीमतें नीचे आई, उसके साथ साथ किसान को गन्ने की कीमत जो है
वो गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा स्पोर्ट प्राइस जो 200 रुपये मानना है उससे भी ज्यादा मिल रही है। तो किसान भी खुशहाल हो रहा है और आवाम को भी उस सूरत में रिलीफ मिल रहा है। और जो सबसे बड़ी जो वजह होती है महंगाई की, देखें इस मुल्क के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर पे ले गए, हमारे रुपए के ऊपर बोझ आया, डॉलर जब रुपया अंडर वैल्यू हुआ तो आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर घी भी इंपोर्ट होता है, हमारे मुल्क में अंदर दालें भी इंपोर्ट होती हैं, बहुत सारी शायद खुर्दोनोश हैं जो इंपोर्ट होती हैं, जो इसकी डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी पड़ती है। सवाल का जवाब दे दीजिएगा। भी एक महंगाई का इम्पैक्ट आता है, लेकिन आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, आपकी हुकूमत ने बड़ी मेहनत की, पेट्रोल को सस्ता किया, अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, पेट्रोल अवाम को ना मिला, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में जुम्मेदारान का तयन हो गया, वज़ीर आज़म साहब ने फौरी एक्शन लेने का कह दिया। आज कितने दिन हुए हैं, कोई एक गिरफ्तारी बता दे जो अमल में आई? नहीं, देखें राणा साहब, उसका एक प्रोसेस है। पहले तो आपने अपनी बात में ही हुकूमत को अप्रिशिएट कर दिया कि यकीनन हमने पेट्रोल सस्ता किया, कोशिश की आवाम को रिलीफ दे, माफियाज का सिस्टम इन्होंने परवान चढ़ाया हुआ था। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका ये काम है कि उसने कार्टल्स को रोकना है, उसने नजायज मुनाफाखोरों को रोकना है, उसको गैर फाल बनाया हुआ था। हुकूमत ने उसको फाल करने के लिए इसकी कॉम्पोजिशन नहीं बना दी है। इसी तरीके से हुकूमत ने कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया है। यहाँ पर रिपोर्टें पब्लिक नहीं होती थी बल्कि आग लग जाया करती थी, कभी एलडीए में कभी किसी जगह के ऊपर। ये वाहिद हुकूमत है जिसमें अभी तक कोई आग नहीं लगी, कोई रिकॉर्ड नहीं चला, हकाइक सामने लाए जा रहे हैं और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। पे किसी हद तक नकेल डाली जा चुकी है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए और करार सजा मिलनी चाहिए। ये कार्टर सिस्टम खत्म होगा तो मुल्क में मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आगे बढ़ेंगे करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से इख्तलाफात क्या रखती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे अली मूसा गिलानी, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में क्या कोई इख्तलाफात हैं? अगर नहीं है तो फिर खबरें क्यों गर्दिश करती हैं और बहुत से जलसों में बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत क्यों नहीं करते और बहुत सी जगहों पे मौलाना फजलुर रहमान शिरकत क्यों नहीं करते जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी होते हैं? ये अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो ये मिथ बनी क्यों? इसकी बुनियाद किस वजह से? इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गिलानी साहब, एक हद तक मान लिया जाए कि पीडीएम में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं, ये खबरें जो हैं ये प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि बेशतर जगहों पर बिलावल भुट्टो जरदारी सेहतयाब होने के बावजूद और अपनी दीगर मसरूफियात ना होने के बावजूद शिरकत क्यों नहीं कर रहे जाती हैसियत में? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है ये एक मूवमेंट जो बनाई गई, ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल साहब के इनिशिएटिव पर बनाई गई और हम इसका भरपूर हिस्सा हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और जो हमारी जो मूवमेंट चल रही है, जो कि हम लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमें मोबिलाइजेशन करनी है और उसके अंदर लीडरशिप जो है, पंजाब में जैसे कल जलसा हुआ तो उसमें जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे और बिलावल भुट्टो साहब सिंध के अंदर और एमपीए शराजियों को और उनको मिल रहे थे, उस वक्त चल रहे थे। तो ये एक हमारी मोबिलाइजेशन का तरीकाकार है कि हर किसी की अपनी पॉलिटिकल मसरूफियत होती है। ये एक महंगाई मार्च हो रहा था, ये कोई एक जलसा नहीं था जिसको हम बड़े पैमाने पे जलसा कह सकें। जिस तरह महंगाई मार्च और भी बहुत सारे स्केड्यूल के अंदर हैं और ये इस तरीके से चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पीडीएम जो है वो पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ और अवामी रैले के साथ, अवाम के समंदर के साथ इंशाल्लाह ताला हम इस्लामाबाद की तरफ गामजन होंगे। और वहां पर आने का मकसद क्या होगा? अली मूसा गिलानी साहब, आपने पीडीएम की बात की। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पहले डेडलाइन दी थी 31 दिसंबर तक हुकूमत का खात्मा। मरियम साहबा ने कहा था 8 तारीख को आर या पार। अब चले गए 31 जनवरी और उसके बाद भी आप डेडलाइन नहीं दे रहे कि कब तक हम इस्तीफे देंगे और हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। तो ये इस्तीफे जो सबसे बड़ा आपके पास एक ऑप्शन है, सबसे बड़ा, इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, अब हमारा जो हदफ है, जो हमें अवाम ने हदफ दिया हुआ है, वो है इमरान खान की इस नालायक
और नाअहल हुकूमत से छुटकारा पाना। आज हमने वो अपना हदफ अचीव करना है। उसके लिए जैसे आप एक गेम ऑफ चेस होती है, ये पॉलिटिक्स है, उसके अंदर आपने स्ट्रैटेजी अपनी हर आए दिन आपने स्ट्रैटेजी को चेंज भी करना है और सही टाइम पर सही चाल चलनी होती है। ये हम किसी की ख्वाहिशात के ऊपर तो इस्तीफे नहीं देंगे, ना कि हम हुकूमत की ख्वाहिशात पे देंगे, ना कि हम किसी टीवी पर सनसनीखेज खबरें बनाने के लिए ख्वाहिशात देंगे। हमने सॉलिड काम करना है और सॉलिड काम के लिए हमने इस हुकूमत से जान छुड़वानी है अवाम की। अगर आज हमारा हदफ इमरान खान इसलिए है कि जो हदफ इमरान खान ने अवाम को दिए थे, अगर वो अपने अहदाफ पूरे कर लेता तो आज हमें ना निकलना पड़ता। हमारे पर अवाम का प्रेशर है। और आप जो मैं आपके इंट्रो में सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि महंगाई पर किसी हद तक काबू पा लिया गया है। महंगाई पर कंपैरेटिवली तो शायद कोई थोड़ी बहुत ही कमी आई होगी, गंदम इंपोर्ट हुई, चलो उस पर सब्सिडी मिल गई। ये मुझे बताएं कि क्या बिजली के बिलों के अंदर क्या पोजीशन आई है? जो लोग हर महीने को 5 तारीख को अपना खर्चा देखते हैं, उसमें वो बिल देखते हैं, उसमें वो बच्चों की स्कूल की फीस देखते हैं, गैस का बिल देखते हैं, पेट्रोल की कीमत देखते हैं, वहां पर कहाँ कमी आई है? 15 दिन के अंदर 2 दफा पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया। और जहां पर बात ये करते हैं कि हमने माफियाज हैं, माफियाज तो इस हुकूमत का हिस्सा हैं। माफियाज को तो स्पेशल असिस्टेंट्स बनाया गया है, उनको तो पूरी मराद दी गई है। वही तो माफिया है जो ईसीसी के अंदर बैठकर पीडीएम की तरह बात कर लेते हैं। आपने कहा कि पीडीएम अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक करेगी, किसी मीडिया पे सोशल मीडिया पर कोई ऐसी सनसनीखेज खबर के लिए करेगी। तो पीडीएम के रहनुमाओं ने कहा था कि जनाब 8 दिसंबर आर या पार। पीडीएम के रहनुमाओं ने कहा था 31 दिसंबर तक सब कुछ खत्म। ये तो हम तो नहीं कह रहे, हम तो आपको और आपके पीडीएम के रहनुमाओं ने आपके मुल्तान के जलसे में कहा था, 13 दिसंबर मुल्तान के जलसे में 13 दिसंबर को 13 दिसंबर के लिए वो आप मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं, जो फिर 13 दिसंबर के जलसे के लिए उन्होंने कहा था आर या पार, और वो आर या पार हो गया। अवाम ने हमें क्लियर अपना मैंडेट दे दिया। अवाम निकल कर आई इस सर्दी के अंदर, कोरोना स्केयर के अंदर। नाकिस इंतजामात जो कि वेंडर्स थे उनको पकड़ा जा रहा था, उन पर पर्चे किए जा रहे थे, लाइटों का इंतजाम नहीं किया जा रहा था। जितनी मुश्किलात देखें हमने जलसे किए में, जलसों के लिए हमें साजो सामान चाहिए होता है। उसके अलावा लोग निकले और उन्होंने हमें हमारे मौक़िफ़ की तायीद की और हमें कहा कि हमारी इस हुकूमत से जान छुड़वाएं। तो आर या पार तो हो गया। और अब दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, 31 दिसंबर तक तमाम पार्टी चेयरमैन तक, पार्टी के जो हेड्स हैं, उनके पास अपनी अपनी पार्टीज के लोगों ने इस्तीफे जमा करा दिए हैं। हमारा तमाम एतमाद जो है अपने पार्टी क़यादत के ऊपर है। वो जब मुनासिब समझेंगे वो हमारे इस्तीफे इस्तेमाल कर लें, वो उनका हक है, उनकी अमानत है, उनकी सीट है। और जो दूसरी बात है, अगर लॉन्ग मार्च जो हो रहा है, लॉन्ग मार्च बातें आ रही हैं मंजर आम पे कि इंतशार की सियासत की जानिब अब माइल हो रही है। पीडीएम ये चाहती है कि किसी जगह पे इंतशार फैलाया जाए, तब मूवमेंट को मजीद मजबूती की तरफ गामजन किया जाए। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ये डिपेंड करता है हुकूमत के ऊपर। हुकूमत अगर कोई इंतशार की तरफ जाएगी या हुकूमत कोई ऐसी हरकत करेगी तो ज़ाहिरी बात है अवाम की तरफ से उसका रिएक्शन आएगा, जैसे कि मुल्तान जलसे पे रिएक्शन आया। अगर हुकूमत किसी तरीके से कुछ भी इस तरह की हरकत करेगी तो फिर तो इंतशार फैल सकता है। लेकिन हम लोग जो हैं वो तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। आप देखेंगे कि हम पार्लियामेंट पे हमला नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट के तकद्दुस को जानते हैं और इसीलिए पार्लियामेंट में बैठे एक फ़र्द वाहिद के खिलाफ हम निकले हैं। हम पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं निकले, ना कि हम पार्लियामेंट की तौहीन करते हैं। अली मूसा गिलानी साहब, बड़ी अच्छी आपने बड़ी अच्छी बात की है। आपने कहा कि आप एक शख्स के खिलाफ निकले और आपने उससे जान छुड़ानी है और पार्लियामेंट की आप इज्जत करते हैं। आपके चेयरमैन कहते हैं कि हमने फैसला करना है कि हमने पिंडी की तरफ जाना है या इस्लामाबाद की तरफ। तो ये पिंडी में क्या जो है पार्लियामेंट में बैठा शख्स, उसका गारा या क्या है? ये आपके चेयरमैन पीडीए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बात की थी। जी तो वो चेयरमैन आपके चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वो देखिए चेयरमैन जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने ये बात की थी और मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि पीडीएम में जो भी फैसला होगा, उन्होंने कहा था कि ये फैसला पीडीएम करेगी कि मार्च इस्लामाबाद की तरफ होगा या पिंडी की तरफ होगा। तो पीडीएम का फैसला अभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा है पीडीएम फैसला करेगी, हम पीडीएम का हिस्सा हैं और जब इस पर फैसले का वक्त आएगा तो हम अपनी राय उस वक्त देंगे।
पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमारी कमेटी मीटिंग होती है स्टीयरिंग कमेटी की, उसमें ये फैसला होगा। लेकिन मैं फिर वादे करता चलूं कि हम लोग हर इदारे की, हम लोग ट्राइकोटमी ऑफ पावर के अंदर बिलीव करते हैं। अगर हम अदलिया के, लेकिन अली मूसा गिलानी साहब, अगर आपको ये लगता है कि अवाम इस तजब्जुब में है कि हुकूमत से फौरी जान छुड़वाई जाए, तो फौरी फैसले क्यों नहीं लिए जाते? आप इस्तीफे दें, हुकूमत का खात्मा करें। आप देखिए कि भारत के अंदर किसान एहतजाज करके बैठे हुए हैं, 35 दिन हो गए, उठे नहीं अपनी जगह से। अगर फैसला कर चुके हैं तो फिर कोई फैसला करें। अब जो आपने मिसाल दी है, हम लोग जो हैं, हम इसीलिए हमारे पास सारे जो स्ट्रेटजीज हम चेंज कर रहे हैं वो इसी वजह से चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम एक ठोस स्ट्रेटजी के साथ मूव करना चाह रहे हैं, कंसेंसस बिल्ड करके, ताकि हमें पक्के तरीके से हम इससे जान छुड़वा सकें। और इसीलिए हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स टेबल पर हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वो जो कार्ड्स आपके पास हैं वो वक्त पे आप शो कर सकें, अवाम की बेहतरी के लिए कोई फैसले हो सकें और अवाम जिस मुश्किल का शिकार है, जिस का शिकार है, अवाम भी उससे निकल सकें। बहुत शुक्रिया अली मूसा गिलानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान क्या कोई इख्तलाफात हैं? अगर इख्तलाफात हैं तो वो किन वजूहात की बुनियाद पर हैं? क्या किसी जानिब से कोई डिमांड की गई और वो डिमांड पूरी ना होने पर इख्तलाफात हैं? राना साहब, खबरें क्या हैं? डिमांड क्या कोई है? अगर है तो किसकी जानिब से है? जी मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो इस वक्त बुनियादी इख्तलाफ है ना इस्तीफों के मामले में, वो इख्तलाफ इसलिए पैदा हुआ कि पीपल्स पार्टी समझती है कि उनके लिए वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही होने चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर कल हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, उनकी तैयारी नहीं, एज प्रॉब्लम है और काफ़ी मसले हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि किसी सूरत में भी वो ये गेंद ऐसी नहीं कराएंगे कि जिससे इमरान खान आउट हो जाए लेकिन उसकी सारा फ़ायदा जो है मुस्लिम लीग नून को मिले। तो जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात किए, जो एक गुफ्तगू हुई जिसपे आसिफ अली जरदारी और मरियम के साथ आसिफ अली जरदारी, खान साहब के आउट होने के आसार दिखाई दे रहे हैं कि इतने बड़े फैसले हो रहे हैं? नहीं, उन्हें कोशिश थी ना एक। अब पीपल्स पार्टी कह रही है, मैं आपको ये अंदर की खबर दे दूं, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को ये कह रही है कि आप जो चाहते हैं हम उस तरह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ शर्त तय करें कि चेयरमैन सेनेट जो है मुस्लिम लीग नून हमें देगी, बाकी इत्तेहादी जमातें भी हमें वोट देंगी और सेनेट का चेयरमैन बनाने में आप हमारी मदद करेंगे। मुस्लिम लीग नून इस बात पर किसी तौर पर भी राजी नहीं है। मुस्लिम लीग नून कहती है चलें हम अगर आपसे कोई सौदेबाजी करते हैं तो अगला इलेक्शन जो होगा उस पर आप हमारे साथ फैसला कर लें कि आप हमें वजारत उज़्मा देंगे। पीपल्स पार्टी इस पर भी तैयार नहीं है। वो कहती है अगली बारी 23 के बाद वो भी हमारी होनी चाहिए, हमारी ही होनी चाहिए और सेनेट भी हमें होना चाहिए। ये बुनियादी वजह है जिस पर यह फड्डा पड़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि 23 तक इसी तरह काम चले, उसके बाद हमें मौका मिले और साथ अगर उससे पहले कुछ करना है, कोई ऐसा सख्त इकदाम करना है कि जिससे हुकूमत हिल जाए, तो उसके लिए ये जो सेनेट का इलेक्शन का शोशा है ना, करते हैं। आपको मुस्तकबिल क्या लगता है इन मामलात के डेडलॉक पर? कुछ भी नहीं होगा जी। पीपल्स पार्टी अकेली निकलेगी, पीपल्स पार्टी के साथ चंद लोग होंगे, वो एक साइड पे निकल जाएंगे। मुस्लिम लीग नून जो है वो और मौलाना फजलुर रहमान हाथ मलते रह जाएंगे। यानी आपको पीडीएम आने वाले दिनों में इनफरादी तौर पर हर जमात अपने अपने तई अपना अपना एहतजाज, अपना अपना एजेंडा और मंशूर जो माजी की रिवायत थी वही बरकरार रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे बलूचिस्तान में हज़ारा बरादरी के 11 कारकुन की जाँ बहक होने की, लेकिन उस वाक़े के बाद अब तक की जो अपडेट्स हैं, लोगों ने लाशें सड़क पर रखकर बाईपास को ब्लॉक कर दिया है और उनका ये कहना है कि जब तक लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता जो इस वाक़े में मुलव्वस थे, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। सोचना यह है कि बलूचिस्तान में हाल के दिनों में कार्रवाइयों में इजाफा किन वजूहात की बिना पर हो रहा है? हमारी चेक पोस्टों पर हमले हो रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, इसके पीछे कौन से अवामिल हैं जो बरसरे पैकार हैं और उनकी रोकथाम के लिए इकदाम क्या किए जा सकते हैं? और मजमूई तौर पर खित्ते की बात करेंगे जहां भारत में किसानों का एहतजाज जो है वो 1 महीने से ज्यादा अरसे तक जारी है, लेकिन किसान हैं कि उठने का नाम नहीं ले रहे, उन पर तशद्दुद भी किए जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इसी बारे में बात करने के लिए हमें दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने ज्वाइन किया है। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, सबसे पहले तो बात करते हैं बलूचिस्तान
बयान किया। आप ये देखें कि 20 दिनों के अंदर अंदर 2 बड़े वाकयात का रिपोर्ट हो जाना, जिसमें 7 FC एहलकार जो है वो जाम शहादत नूश कर जाते हैं, दहशतगर्द हमला करते हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आते। उसके बाद कारकुन जो है उन्हें निकाल के कानों से निकाल के फिर उन्हें गोलियों से भून डालना। इसके पीछे टाइम फ्रेमिंग देखें और अवामिल देखें, आपको क्या लगता है कि कौन से अवामिल हैं जो बरसरे पैकार हैं और हालिया इन दिनों में? देखिए, आपने अभी कुछ अर्सा पहले एक डोजियर इशू किया था जिसमें भारत के सारे आपने शवाहिद पेश किए कि जनाब ये दहशतगर्दी हो रही है, और उसके साथ साथ वहां पे 66 कैंप्स आइडेंटिफाई किए जो उसी डोजियर में दिए हुए हैं, जो कि अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जहां से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। NDS और रॉ दोनों मुलव्वस हैं। खराबी ये है कि ये कैंप मौजूद हैं और जब तक मौजूद रहेंगे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। और कैसे आएगी? आपने फेंस भी लगाई, दिफा भी कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से आपको बड़ा प्रेशर आएगा कि जी आप तिजारत ज्यादा खोलें, रास्ते खोलें, आप बॉर्डर पे मार्केट्स बना दें, ये काम होना चाहिए। आप खुशफहमी में कि ये लोग जो है ये हमसे खुश हो जाएंगे, लिहाजा इनको हमें रिलीफ देना चाहिए, हमें इनको फेवर देनी चाहिए। आप उनकी वो बातें सुनते जाते हैं और अमल भी करते जाते हैं और कभी इनको कन्फ्रंट नहीं करते आप उस करतूत से जो वहां से हो रही है। नतीजा ये है कि कोई ना कोई लोग आते जाते रहते हैं। इसी तरह थोड़ा बहुत ईरान की साइड पे भी है, उधर फ्रांस भी अभी नहीं है, तो वहां पे अच्छा। अब इस सारे खेल में अमेरिका भी शामिल है, ये भारत तो है ही है, आपको पता है, खलीजी रियासत भी। आप दुबई का जो हम मसला अक्सर सोचते रहते हैं, दुबई के साथ भी इशू है, उनको भी फिक्र है कि कल को ये डेवलप हो गया गवादर वगैरह तो दुबई की वो कदर कम कीमत नहीं रहेगी जो आज है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि पिछले कुछ अरसे में हमने इस तरह की काफी चीजों की रोकथाम कर ली थी, लोगों का ज़हनी तौर पे असलूब हमने बेहतर बनाया था? कराची ले लें, जो इतने सालों अफरीद के अंदर गुजारने के बावजूद अमन पसंदी की जानिब लौटा, बलोचिस्तान की भी यही सूरत हाल थी, लेकिन पिछले कोई 2-4 माह के अंदर कराची और बलोचिस्तान दोनों सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। ये बुनियादी तौर पे क्या स्लीपर सेल्स दोबारा से एक्टिव हैं या फिर ट्रुप्स इन्होंने दोबारा से अपने एक्टिव कर दिए बीच में? देखें, स्लीपर सेल जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं इस तरह कि जब आप बड़ा इफेक्टिव ऑपरेशन करें, इफेक्टिव कार्रवाइयां करते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, कोई मारे जाते हैं, कोई छुप जाते हैं। फिर एक वक्फा आता है, पीसफुल पीरियड आता है। फिर आपकी जो बॉर्डर पे मंडियां आपने बनाई हैं, जो रास्ते आपने 2-4 फालतू खोल दिए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया वहां से वो टेररिस्ट को गुजारना शुरू करती है। नतीजा ये कि बिल्डअप होता है, 6 महीने लग गए, आपके अमन के गुजर गए, 7 गुजर गए, फिर वो उतनी देर में रीऑर्गेनाइज हो जाती है ये चीज, और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो जाता है। ये है। लेकिन आप इसको यूं देखें, बात ये है कि हम लोग अपने मुल्क में खुद इंतशार पैदा करके बैठे हुए, हुकूमत की और अदारों की बेतौकीरी, उनका आप कह लीजिए कि तवज्जो बढ़ जाती है जब आप यहाँ पे मुल्क में इंतशार पैदा करते हैं। यहाँ पे सूरत हाल आम आदमी को समझाने की इतनी मुश्किल है कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई देखो अपने लिए कोई अच्छे लीडर चुनो, तो वो आगे से मुझे, वो आपको याह्या खान का पता है, आपको यूब खान का पता है, भाई उसने कब्रों से आके, अब उसका क्लेम नहीं है कि वो कब्र से निकल के आगे वजीर आजम बनेगा। रोना उसका रोज इसने आज बनना है ताकि आपकी आइंदा नस्ल जो है वो कुछ सुख का सांस ले। उधर तवज्जो ही नहीं। वो यूं समझते हैं कि ये इन्होंने इतना कामयाबी से सियासतदानों ने इसको फौज और सियासतदान का मसला बना दिया है कि दरमियान में से करप्शन दुनिया भूल ही गई। मैसिव करप्शन, लूट मार करके अमजद शुएब साहब, आपकी ये बात सारी वजह है, दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हमें इस नासूर से निकलना किस तरह है, इस नासूर को खत्म किस तरह करना है? अब तो इंतहा हो गई है ना इस नासूर को पालने वाला बाहर भी है, सोशल मीडिया से धड़ाधड़ लगे हुए। लेकिन अपने अवाम को तो समझना चाहिए कि इस वक्त जो डिफेंस आपका वो हर तरह से सोशल मीडिया अटैक में भी है, बाहर से भी हमला है, अफवाह जो है बाहर कमिटेड है। जब तक लोगों में हम नहीं फैलाएंगे ये बात, उनको कॉन्शियस नहीं करेंगे कि भाई बेवकूफ ना बनो, ये चीजें हैं जो तुम्हें समझ नहीं है कि ये अपने जिनको हीरो बना रहे हो यही तो आपकी तबाही का जिम्मेदार है। लेकिन वो अगर माशाल्लाह बुरे थे तो जो उन्होंने लीडर पैदा किए वो अच्छे हैं, उनको 40 साल से ये सीने से लगाए फिर रहे हैं।
उनको वोट दे दे कि ये हमारे सर पे मुसल्लत करने, दुख तो मुझे होना चाहिए। उम्मीद करते हैं अवाम को कुछ समझ हो, मुल्क की सालमियत में बेहतरी के फैसले किए जा सके और कुछ ऐसे सियासतदान हमें नसीब हों जो मुल्क में इस वक्त अफरा तफरी की कैफियत पैदा ना करें बल्कि यकसुई की तरफ सबको माइल करने की कोशिश करें। सरहद के उस पार की बात करते हैं जहां पर किसानों का एहतजाज जारी है। 1 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका। जनरल साहब, किसानों का एहतजाज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, फैलता 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 दुनिया के हर कोने तक फैल गया। हर जगह से उनकी हमदर्दी के लिए बातें हो रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मोदी हुकूमत किस सोच में है कि वक्त देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, मुज़ाकरात कर नहीं रही? देखिए, मोदी की नफ्सियात समझने की जरूरत है। किसान भी मेरा ख्याल हमाकत कर रहे हैं। असल चीज ये है कि मोदी को अगर आप स्टडी करें तो वो उसने अपना एक इमेज बनाया था कि वो एक सख्तगीर आदमी है, वो टफ हैंडलिंग करता है चीजों की, जो वो फैसला करे उसको कभी वापस नहीं लेता। अब आप शरीयत का अमेंडमेंट बिल ही देख लें, उसमें उसने बेशुमार मुसलमान मरवा दिया। दिल्ली के फसादात हुए, वहां कैंपों में दुनिया को इन्होंने डिटेंशन कैंप्स में आसाम में बंद किया हुआ है, लेकिन उसने अपना कानून नहीं छेड़ा। जो उसने बदल दिया। आर्टिकल 370 कश्मीर हाथ से निकला, कश्मीर में तबाही मची हुई है, लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहां के अपने लोग जाने दे रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 370 वो रिस्टोर नहीं कर रहा। उसको ये अंदाजा है कि अगर ये यहाँ बैठे रहेंगे किसान तो ये किसी वक्त तो तंग आके दफा हो जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से, लिहाजा इनको मैंने ना वो रियायत देनी है, जो मैंने फैसला कर दिया वो कर दिया। अब होता ये है कि रियासत जो है जब तक तो इस तरह का एहतजाज हो तो वो उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रियासत को उठा के बिल्कुल एक कॉर्नर पे लगा दें जहां वो फंक्शनल न रहे, फिर उनको सुननी पड़ती है आपकी, और किसान वो हिल नहीं रहे। किसान शुएब साहब, अब तो बड़ी तब्दीली आनी शुरू हो गई है। मेरे पास वो वीडियोस मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे ऐसी सैकड़ों वीडियोस आ गई हैं। क्या भारतीय फौजी जो सिख थे, जो इंतहाई सर्दी में ड्यूटी दे रहे हैं, अब तो वो भी कह रहे हैं कि हम किसी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे बुजुर्गों के साथ ज्यादती हो रही है? नहीं, वो ऐसे ये जो वीडियोस आती हैं ना, ये इक्का दुक्का को छोटी मोटी होती हैं। आप देखिए कि अभी कश्मीर में जिसने 3 बेगुनाह मारे, जिनका इंक्वायरी वगैरह चल रही है, वो सिख था लड़का, कैप्टन भूपिंदर सिंह। अब वो मकसद अगर इतना ही है तो वो फिर इस्तीफा देता है, लेकिन इन्होंने देखें कितनी क्लेवर चाल की है कि उसकी जो थी पार्टी जिसने मारे, लाजमन ऊपर से किसी ने ऑर्डर दिया होगा, उससे करवाया। 2 मुसलमान है उसमें और 1 सिख है कैप्टन। उन तीनों का केस उन्होंने पुलिस को पकड़ा के अदालत में चला दिया। जितने इनके हिंदू लोग हैं, उन्होंने जितनी कत्ल गारत कश्मीर में की है, उसका तो कोई किसी ने नहीं केस चलाया। तो क्या सिखों ने इस पे एहतजाज किया है? कोई नहीं। ये आप देखिए, यहाँ पे सिख जो है वो भी मोबिलाइज नहीं हुआ। अगर मोबिलाइज हुआ होता, और हमें करना चाहिए, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए, अगर ये मोबिलाइज हों तो उनको उनके राइट भी मिले। आज भी अगर ये वहां पे कोई ऐसी बात करेंगे तो ये किसानों को मार देंगे, बोलेगा कोई नहीं वहां। यानी मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, वो बुनियादी फैक्टर है। मोबिलाइजेशन के बगैर ना तो उनका एहतजाज कामयाब रहेगा और ना कोई उनकी बात दूसरा कर रहा है वो कामयाब रहेगी। जनरल साहब, एक आखिरी सवाल है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा जो सूरत हाल है, आज हमारी जो वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक हैं शरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ नशिस्त पे डॉक्टर आसिया अंद्राबी के बेटे और दूसरी नशिस्त पे उनके भांजे बैठे हुए थे। तो वो उनके बेटे का ये कहना है कि 20 साल का मैं हूँ और 60 साल की मेरी वालिदा हैं, बमुश्किल से कुछ साल हमने साथ गुजारे होंगे। साथ में उनका यह भी कहना था कि मैं 1 महीने में एक बार अपनी वालिदा से बात कर सकता हूं, और वो भी वो जो पुलिस वाले मुझे कहें। बिल्कुल ठीक है। आसिया, अब हमारी जो बहन आसिया अंद्राबी हैं, उनकी कुर्बानी बेमिसाल है। मैंने बड़ा कम देखा है कि ऐसी कोई आयरन बिल वाली कोई खातून हो जो अपनी फैमिली, बाल बच्चा सब कुछ कुर्बान करके और बापर्दा औरत और इस तरह वो अपने जेल में जिंदगी गुजार रही हो। बहुत कम है, बहुत रेयर पूरी दुनिया में। लेकिन हम क्या है, हम ना आसिया सिद्दीकी का केस लेके आगे जा सके, ना आसिया अंद्राबी का। दुनिया कहती है कि आसिया सिद्दीकी जो है, इसका केस अगर पाकिस्तान हुकूमत मूव करे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, तो वो फिर भी कोई उस पर प्रेशर अमेरिका पे आ जाएगा, ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का, कि नती औरत है इसको छोड़े। कोई नहीं कर रहा। इसी तरह ये है कि जनाब आसिया अंद्राबी का पहली दफा अब यूनाइटेड नेशन में किसी ने, हमारे फॉरेन ऑफिस में कहा, लेकिन इसके ऊपर तो कोराम मचाना चाहिए। खातून है, आपको पूरी दुनिया से सिंपैथीज मिलेंगी, आप जाएं तो सही, ढोल तो पीटें।
आप इसकी कैंपेनिंग मुहिम तो बनाएं। यानी मोबिलाइज करना पड़ेगा और मोबिलाइज करने से ही किसी तहरीक की मजबूती हो सकती है और दुनिया भर में उसकी जो आवाज उठाई जा रही है उसे तकवीयत मिल सकती है। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिलार स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।